और अब खबरें विस्तार से। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब उत्तर प्रदेश संगठन की नई टीम की तैयारी में जुट गई है, जिसका फॉर्मूला बैठक में तय किया गया है। और इस फॉर्मूले के तहत सभी संगठनात्मक जिलों में 98 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ये ऑब्जर्वर 15 जुलाई तक अपने जिलों में जाकर जिला अध्यक्षों के दावेदारों के नामों का पैनल तैयार करेंगे। हर जिले से दावेदारों के 4-4 नाम पैनल में रखे जाएंगे। इसके अलावा इस लिस्ट में जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री, पूर्व जिला महामंत्री, पूर्व जिला उपाध्यक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी। 15 जुलाई तक ऑब्जर्वर प्रदेश दुकान और मकान दिलाने के नाम पर 35 और इसके बाद शीर्ष नेतृत्व की मोहर लगने के बाद 25 जुलाई तक जिलों की टीम का ऐलान होगा। जिले की टीम में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय टीम के नामों का पैनल भी क्षेत्रीय प्रभारी तैयार करेंगे। दिखाते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। चौबीस के चुनावी रण में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत का टारगेट सेट कर चुकी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मंथन का दौर चल रहा है। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। टिफिन पर चर्चा के बाद अब यूपी बीजेपी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारियों को जीत का मंत्र भूपेंद्र चौधरी ने दिया। और पूरा देश और पूरा प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भाजपा उसी विश्वास के आधार पर प्रदेश की जनता के और अपने नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसके आधार पर सारी सीटें जीतने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल ने संबोधित किया और इस बैठक में जो सभी जिला प्रभारी थे वो मौजूद रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे, प्रदेश महामंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में मंथन किया गया। भूपेंद्र चौधरी की जो जिलों की टीम है, क्षेत्रों में जो महामंत्री, उपाध्यक्ष, जो तमाम फेरबदल होने हैं, इन सभी फेरबदलों पर चर्चा की। बीजेपी यूपी संगठन में बदलाव कर नई टीम की तैयारी में जुट गई है। 40 जिलों के अध्यक्षों को बदलने की संभावनाएं हैं और यही वजह है कि नई टीम बनाने के लिए सभी जिलों में ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं। 24 की पारी नई टीम की तैयारी। सभी जिलों में 98 ऑब्जर्वर नियुक्त। जिला अध्यक्षों के दावेदारों की लिस्ट बनाएंगे पर्यवेक्षक। हर जिले से 4-4 नामों की लिस्ट तैयार करेंगे। 15 जुलाई तक पर्यवेक्षक सौंपेंगे लिस्ट। 25 जुलाई तक नई टीम का ऐलान संभव। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी हर स्तर पर तैयारी में जुटी है। बूथ मजबूत के प्लान के साथ साथ अब संगठन में बदलाव कर नई टीम तैयार की जा रही है, जिससे बीजेपी का विजय रथ लोकसभा के रण में तीसरी बार भी विजय पताका लहरा सके। 25 जुलाई से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नामों का ऐलान होगा। इसके अलावा जो नई टीम भूपेंद्र चौधरी की जिलों में, मंडल में, क्षेत्र में बननी है, उन सभी नामों का ऐलान 25 जुलाई से पहले हो जाएगा और ये ऑब्जर्वर जिलों में जाकर इन नामों के पैनल को तैयार करके प्रदेश कमेटी को भेजेंगे 15 जुलाई तक। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 24 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ आ सकते हैं। अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने दावा किया है कि जाट समाज बीजेपी के साथ है और अगर जयंत खुद को जाट नेता बताते हैं तो उन्हें बीजेपी के साथ आना ही होगा। इसके अलावा कई ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से ये चर्चा भी तेज होती चली जा रही है। दरअसल निकाय चुनाव में अखिलेश जयंत एकजुट नहीं दिखे और साथ ही विपक्षी एकता की बैठक में भी जयंत नहीं पहुंचे थे। अपना दल कमेरावादी के कार्यक्रम से भी जयंत ने दूरी बना ली थी। तो पार्टी की रद्द मान्यता दिलाने के लिए जीत जरूरी है। लोकसभा की 5, विधानसभा की 14 सीटें जीतना जरूरी है। ये भी वजह बताई जा रही है कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा सकते हैं या फिर जाना उनके लिए मजबूरी बन सकती है। क्या जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं? क्या 24 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से सियासी गलियारों में इसकी अटकलें तेज हैं।
बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि जाट समाज राष्ट्रवादी है और ऐसे में जयंत को बीजेपी के साथ आना ही पड़ेगा। जयंत जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो नेतृत्व करते हैं तो वो अपने को जाट कम्युनिटी के साथ में जोड़ते हैं। जाट कम्युनिटी देश भर की राष्ट्रवादी कम्युनिटी है। इतिहास गवाह है कि सर्वाधिक लड़ाइयों में जिस प्रकार से जो बाहरी लोग आए लड़ने में आगे रहे हैं, तो आज जब देश को जरूरत है तो जाट हमेशा देश के साथ खड़ा होगा। और जब स्वाभाविक रूप से आज वह मोदी जी के साथ में खड़ा है तो अपने आप मान के चलो कि वो उनको आना ही पड़ेगा। वो नहीं आएंगे तो आप समाज टूटेगा। दरअसल हाल ही में जयंत चौधरी का वो ट्वीट भी खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने बिरयानी, पुलाव और खीर का जिक्र किया है। कयास ये है कि इस ट्वीट के जरिए जयंत ने विपक्षी एकता और अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है। दरअसल जयंत ने ट्वीट कर कहा था कि चावल ही खाने तो खीर खाओ, जिसके बाद से घमासान तेज हो गया। लेकिन मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का स्वागत करूंगा। मैं निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी का भी स्वागत करूंगा अगर वो हमारे साथ वैचारिक रूप से हमारे साथ आते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है, उनका भी स्वागत। बीजेपी पहले से दावा कर रही है कि जयंत चौधरी उनके साथ आएंगे। हालांकि जयंत चौधरी बीजेपी के दावों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने जयंत की बीजेपी आलाकमान से बातचीत चल रही है। फिलहाल आरएलडी का कहना है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। समरसता अभियान शुरू करने के अभियान से और उस अभियान को जिस तरह की सफलता मिल रही, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा, उस जन समर्थन को देख करके भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और घबराहट में इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम कर रही है कि जो है राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी से गठबंधन हो रहा है या गठबंधन होगा। हालांकि जयंत एनडीए में शामिल होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। निकाय चुनाव में अखिलेश जयंत एकजुट नहीं दिखे। विपक्षी एकता की बैठक में जयंत नहीं पहुंचे। अपना दल कमेरावादी के कार्यक्रम से भी दूरी बनाई। पार्टी की रद्द मान्यता दिलाने के लिए जीत जरूरी है। लोकसभा की 5, विधानसभा की 14 सीटें जीतना जरूरी है। यही वजह मानी जा रही है कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा सकते हैं या जाना उनकी मजबूरी बन सकती है, क्योंकि एसपी के साथ चुनाव लड़कर जीतना इस वक्त आसान नहीं लग रहा। खैर, आरएलडी के गठबंधन तोड़ने और जोड़ने का इतिहास काफी पुराना है। अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। अब लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी के सियासी पतीले में खीर पकेगी या फिर बिरयानी पकेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी के गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही है और इसके लिए छोटे कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रावस्ती में रैली कर अवध से 24 का चुनावी आगाज करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा 14 जुलाई को श्रावस्ती में जनसभा करेंगे और जनसभा के बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा का दौरा अवध की 16 लोकसभा सीटों के सियासी समीकरण को सेट करने के लिए काफी अहम होगा। दरअसल अवध में 16 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी। इनमें श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर और रायबरेली शामिल है। नड्डा का यह दौरा इन हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति का भी एक अहम हिस्सा है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 14 जुलाई को जनसभा प्रस्तावित है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित ही करेंगे। इसके अलावा वह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में एक बैठक भी करेंगे श्रावस्ती में ही। दरअसल यह जनसभा सियासी लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। अवध का क्षेत्र है और 16 जो लोकसभा की सीटें हैं उन सीटों में सियासी माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जेपी नड्डा बनाएंगे। यही नहीं, 3 सीटें इन 16 सीटों में ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इन 3 सीटों को जीतने की भी रणनीति सेट की जाए। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव की तस्वीरों ने ममता राज की कानून व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल रहे योगी राज में हुए तमाम चुनावों में कानून व्यवस्था मिसाल बनी। पश्चिम बंगाल में जैसा हुआ उत्तर प्रदेश में ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। कानून का राज और गुंडा राज में यही तो फर्क है। योगी ने जो कर दिखाया ममता से ना हो पाया। बंगाल में बैलेट बॉक्स बन गया बुलेट बॉक्स। दीदी राज में गोली और बम, योगी राज में दम। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव की हैं। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ममता राज की। हर एक तस्वीर बता रही है कि कैसे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बेबस नजर आ रहा है। गटर से निकलते लोकतंत्र के इस जिंदा सबूत को भी देखिए। ममता की पुलिस चाहकर भी बंगाल को शर्मसार होने से नहीं बचा सकी। अब इसकी तुलना आप योगी राज में हुए पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से करिए। देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में कोई इस तरह से दंगा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद अंजाम भी सबको पता है। बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों से निपटना अच्छी तरह से जानता है। तभी तो यूपी में हुए तमाम चुनाव में परिंदा भी पर नहीं मार सका और सारे चुनाव शांति से निपटे। और टीएमसी की ममता दीदी की सरकार इसके सवालिया घेरे में है कि किस तरह से, क्या हिंसा के भरोसे टीएमसी वहां सत्ता में रहना चाहती है, लोगों को डरा धमका करके और लोगों की हत्याएं करा करके वहां सत्ता शासन में रहना चाहती है। आज पश्चिम बंगाल का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी सवालिया घेरे में है कि सेंट्रल फोर्सेज के बावजूद उनका उपयोग उस तरह से नहीं हुआ कि लोगों की जानो माल की रक्षा हो सकती। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, पंचायत की त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुए। जिस तरह से पूरी तरीके से शांति व्यवस्था यहाँ रही और जिस तरह से आदरणीय योगी जी की सरकार ने चुनाव कराया, उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में देश ने वो सब देखा जो यूपी और बिहार 90 के दशक में देखता था। लेकिन योगी राज में अब ये सब बातें बवालियों और दंगाइयों के लिए बुरे सपने की तरह हो गया है, जिसे वो कभी याद भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में दहशतगर्दी का ऐसा आलम था जो बैलेट बॉक्स की जगह बुलेट बॉक्स में बदल दिया और चुनाव के खत्म होने तक अनवरत चलता रहा। पश्चिम बंगाल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंसा, बमबाजी, गोलीबारी, चाकूबाजी और आगजनी से वोटर्स भी भय के साए में रहे। कई इलाकों में तो वोटर्स तक को घर से नहीं निकलने दिया गया। कांग्रेस भी इसके लिए सीधे ममता को ही जिम्मेदार मान रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। जो लोग भी हिंसा फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल से हर दूसरे दिन इस तरीके की खबरें आती हैं। ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हिंसा फैलती जा रही है। जिस बैलेट बॉक्स से लोगों की तकदीर बदल जाया करती है, ममता राज में उसे बंदूक और बुलेट ने बंधक बना लिया। कहीं उसे लेकर भागने और कहीं उसे जलाने की तस्वीर आम हो गई थी। बंगाल में बैलेट की जगह बंदूक चल रही थी। लोकतंत्र नालियों में नजर आया। शुक्रवार की शाम से शनिवार शाम तक 24 घंटे में 19 लोगों की जान गई। शनिवार को 18 की मौत हुई। रविवार को एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बताए गए हैं। बंगाल में हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विपक्षी पार्टियों ने 30 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई है।
बंगाल में हिंसा की ये वारदात मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, पूर्वी बर्धमान, मालदा, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में हुई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तस्वीरें 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर बता रही हैं। तस्वीरें देखने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता राज की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। शायद इसीलिए सियासी गलियारों में ये कहा जा रहा है कि यूपी में कानून का राज है और पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में दरबार लगाने के बाद कल ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। उनके आने से पहले ही आज कलश यात्रा निकाली गई। भक्त पूरी तरह से उत्साहित हैं। बाबा के आने की खुशी में भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जैतपुर में विशाल पंडाल सज चुका है। दिल्ली में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार हिट रहा और अब नोएडा की बारी है। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार लगने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां से वो एक बार फिर अपने भक्तों के बीच सनातन का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे, हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बाबा के कार्यक्रम से पहले कलश यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बाबा के दर्शनों के लिए उनके भक्त काफी उत्साहित दिखे। गजब का जोश दिख रहा है। जमीन पे पैर नहीं टिक रहे भैया, इतनी खुशी हो रही है, लग रहा है पैर जमीन पे नहीं चल रहे, आसमान में चल रहे हैं। शब्द नहीं है उत्साह को व्यक्त करने के लिए, और पूरे विश्व में सनातन धर्म का शंखनाद फहरा दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का ग्रेटर नोएडा का कार्यक्रम बहुत बड़ा है। 10 से 16 जुलाई तक बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। दरबार की तस्वीरें भी सामने आई हैं और यहीं से बागेश्वर सरकार हुंकार भरेंगे। 10 जुलाई को ही धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और शाम 5 बजे से कथावाचन करेंगे। 12 जुलाई को उनका भव्य दरबार सुबह 10 बजे से लगेगा, जिसमें वो सनातन को लेकर अपनी बात पूरे देश तक पहुंच जाएंगे। 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का आयोजन होगा। 16 जुलाई तक बाबा के भक्तों को कथा सुनने का विशेष मौका मिलेगा। बाबा का इतना क्रेज है कि हर रोज 8 से 9 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। बाबा की देश भर में इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है कि जहां जहां भी उनका दरबार सजता है, वहां पर लाखों की भीड़ जुटती है। पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। इस बार ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। जैतपुर मेट्रो डिपो में पंडाल लग रहा है, जिसमें 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 4 वाटरप्रूफ टेंट भी हैं, जिससे बारिश होने पर भी कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। इस समय हम उसी पंडाल में मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये पीठ है, यहीं पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठेंगे और कथा सुनाएंगे। रोजाना शाम 4 बजे से यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। लाखों की भीड़ अनुमानित है, लिहाजा करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और 12 तारीख को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। सुरक्षा से लेकर पार्किंग और खाने पीने का पूरा इंतजाम यहाँ पर दिखेगा। कार्यक्रम स्थल की निगरानी के लिए करीब 2000 सीसीटीवी और लाइट्स का इंतजाम किया गया है। 1200 पुलिसकर्मी के अलावा 1000 से ज्यादा वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। 16 जुलाई तक 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था होगी। पार्किंग के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 4 पार्किंग बनाई गई हैं। 1 किलोमीटर के दायरे को बंद किया जाएगा।
10,000 गाड़ियों की पार्किंग होने का दावा किया गया है। जो श्रद्धालु बसों से आएंगे, बसों को परी चौक के पास रोका जाएगा। दरबार को दिव्य बनाने के लिए जम्मू से कालीन और वृंदावन से कई टन फूल मंगाए गए। धीरेन्द्र शास्त्री देश भर में घूमकर दरबार लगाते हैं। दिल्ली के बाद अब ग्रेटर नोएडा भी तैयार है। बाबा आ रहे हैं तो भक्तों की पर्ची भी खोलेंगे। भक्तों का अटूट विश्वास है कि बाबा उनकी समस्या का निदान करेंगे। अब ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर सरकार के आने का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।